हर चैंपियन की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां जीत से नहीं हार से शुरू होती हैं। इजराइल अडेसानिया एक ऐसा फाइटर जो ऑक्टागोन में सबको आउट क्लास करता गया, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नाम था जो हर जीत के बाद भी उसके साथ ही चल रहा था। एलेक्स पेरेरा, एक आदमी जो सिर्फ उसे हराता नहीं था बल्कि उसकी आइडेंटिटी को चैलेंज करता था। किक बॉक्सिंग से लेकर यूएफसी तक हर बार जब इजराइल ऊपर उठता, एलेक्स उसके सामने खड़ा मिलता। ये सिर्फ एक राइवलरी नहीं है, ये एक मेंटल वॉर थी। तो क्या अडेसानिया ये वॉर जीत पाएंगे? आइए साथ मिलकर देखते हैं इजराइल अडेसानिया द स्टाइल बेंडर की कहानी। इजराइल अडेसानिया का बर्थ 22 जुलाई 1989 को नाइजीरिया में हुआ। वो बचपन में कुछ खास नहीं था, बस एक आम लड़का था। उसमें सच में कुछ भी खास नहीं था। मैं तो बस सबसे छोटा और कमजोर था। भी किसी और बच्चे जैसा ही था। कभी भी प्रतिस्पर्धी नहीं था। मैं खेलों में, स्कूल में खराब था। बल्कि वह तो बस एक आम लड़का था। मैं बोरियत था। क्लास में 3 थे और मैं स्कूल में भी खराब था क्योंकि मैं बस रट रहा था। मैं तो पेज पर लिखे शब्दों को पढ़ भी नहीं रहा था, जैसे कि उन्हें आत्मसात ही नहीं कर रहा था। मैं बस लाइनों को देखता रहता और किसी और चीज के बारे में सपने देखता रहता। जिस दुनिया को वो जानता था अब वो खत्म होने वाली थी, क्योंकि वो नाइजीरिया से न्यूजीलैंड शिफ्ट हो रहा था। 2001 में न्यूजीलैंड चला गया। आपके माता पिता ने आपको नाइजीरिया से निकालकर किसी और देश में ले जाने का क्या कारण था? शुरुआत में बेहतर मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा, और वहाँ पर उसको अपनी ब्लैक स्किन की वजह से बहुत रेसिज्म फेस करना पड़ा। मुझे तब तक एहसास नहीं हुआ कि मैं काला हूँ जब तक मैं यहाँ नहीं आया, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि ये कोई समस्या है। ये मेरे लिए वाकई बहुत अजीब था। आपको तंग किया जाता है, आपको एक तरह से अलग कर दिया जाता है। जैसे आप अलग हैं तो आपको बहिष्कृत कर दिया जाता है। और मैं सोचता था क्यों? मैं घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था, मुझे बुली किया गया। जब मुझे बुली किया जाता था तो मैं कांपने लगता था, मेरे घुटने कांपते थे, मेरा पूरा शरीर कांपता था। Most of this thing when it happened, he didn't tell. इजराइल अडेसानिया की जिंदगी में एंट्री होती है कॉमिक्स, कार्टून्स एंड अनाइम की। क्योंकि मैं लंच टाइम में ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताता था। हाँ, बस ऐसे ही, लाइब्रेरी में सुरक्षित। कैल्विन एंड हॉब्स एक कॉमिक है जिसे मैं हाई स्कूल में लाइब्रेरी में पढ़ा करता था। मैंने कैल्विन एंड हॉब्स की लाइब्रेरी में मौजूद सारी कॉमिक्स पढ़ डाली थी। और मुझे कार्टून पसंद है क्योंकि उसमें कोई सीमा नहीं है, समझ रहे हो? मैं उन किरदारों से ताकत लेता हूँ जो असल में है ही नहीं, जैसे अवतार, नारुतो, मॉर्टल कॉम्बैट, टैंकिंग, जैसे वे मेरे लिए असली हैं। मेरे लिए ये सब यहाँ क्या है और यहाँ क्या महसूस करते हो उसी के बारे में है। और मैं उन लोगों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करता हूँ और दिमाग को फर्क ही नहीं पता चलता कि असलियत क्या है और कल्पना क्या है। कई बार मैं असलियत और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता हूँ। मैं ही वह रेखा हूँ। लेकिन अडेसानिया खुद को कितना भी बचाने की कोशिश करता, फिर भी बुराई उसको ढूंढ ही लेती। याद है स्कूल में एक लड़का मुझे पूरे हफ्ते तंग करता रहा। फिर वीकेंड के दौरान वह मेरे घर के पास से साइकिल चलाते हुए गुजरा। उसने चिल्लाकर कहा, अपने देश वापस जाओ ब्लैक एंड ईज। और उसने ऐसा 2 या 3 बार किया और फिर दोबारा पास से गुजरा और बोला, ओह तुम काले, ये तुम ये। अगले हफ्ते स्कूल में वह मेरे पास आया और बोला, क्या बात है काले लड़के, और बस मुझे धक्का दे दिया। और शायद मेरा दिन भी खराब चल रहा था। मुझे याद है कि मैं आपा खो बैठा, अचानक फट पड़ा, मैं उस पर टूट पड़ा। मैंने उसे उसके के ब्लॉक पर फेंका, जमकर पिटाई की। उसे उसके बी ब्लॉक पर फेंका, फिर भी पिटाई की। और मैं पूरे समय रो रहा था, बस उसे पीटता जा रहा था। और फिर मैं भाग गया और लगभग 30 मिनट तक छुपा रहा, जब तक कि टीचर ने मुझे ढूंढ नहीं लिया। और खुद को बचाने की कोशिश में उसने कराटे और फाइटिंग मूवी देखना शुरू कर दिया। उसने जैकी चैन से बहुत इंस्पिरेशन ली। जैकी चैन मेरे लिए ब्रूस ली थे। जैसे सब ब्रूस ली को देखते थे, मैं जैकी चैन को देखता हूँ। जैकी चैन की वजह से मुझे फाइटिंग फिल्में पसंद आने लगी, जैसे ड्रंकन मास्टर, रश ऑनवर्ड। उन्होंने लड़ाई को कूल, मजेदार और हास्यपूर्ण बनाया। वो बहुत चंचल थे। इजी ने यूएफसी की वीडियो टेप्स को किराए पर लेना शुरू कर दिया था। मैंने इसे इसलिए उठाया था मैं आत्मरक्षा सीख सकूं। तभी इजी देखता है एक ब्राजीलियन इंसान को जो उसके जुनून को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, द स्पाइडर एंडरसन सिल्वा। UFC 90 मैंने सिल्वा को पैट्रिक ओटे के खिलाफ लड़ते देखा और मुझे याद है कि मैं उसे देख रहा था जैसे ये क्या कर रहा है, जैसे वो तो बस मजे कर रहा है। मुझे लगता है कि वो सबसे आगे था। एंडरसन सिल्वा को पुराने समय में लोगों को तहस नहस करते देखना वह था जिसे मैं बचपन में आदर्श मानता था। एंडरसन सिल्वा को भी बचपन में बहुत ही बुली किया गया था, पर उसकी स्किन की वजह से नहीं बल्कि उसकी आवाज की वजह से। फिर भी एंडरसन सिल्वा यूएफसी के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर रह चुके हैं। अगर आप एंडरसन सिल्वा की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं सबसे महान हूँ। मैंने ये तब कहा था जब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं हूँ। मुझे ये समझने में थोड़ा समय लगा कि मैं भीड़ में घुलने के लिए नहीं बना हूँ। हमारे जैसे लोग भीड़ में घुलने के लिए नहीं बने, अलग दिखने के लिए बने। अब स्टार्ट होती है इजी के इजराइल अडेसानिया से ब्लैक ड्रैगन बनने की जर्नी। एक सुबह कमरे में आया और कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अपनी फाइटिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए ऑकलैंड जा रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया था जैसे शायद 1 हफ्ता पहले जब मैं शिफ्ट हुआ था, ताकि उनके पास मुझे रोकने का समय ना हो। आपका पहला बेटा आपको बताता है कि वह फाइटर बनने जा रहा है और आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या रजिस्टर्ड नर्स हैं। वे कहेंगे तुम्हें क्या हो गया है,
मेरे माँ पिता को विश्वास नहीं था कि मैं सफल, क्योंकि मेरे देश से किसी ने नहीं किया था। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि उसे इस फैसले से रोक लें। वह इस बात पर अडिग था कि वही करना चाहता है। मेरी पत्नी रोने लगी। काम पर जाने से पहले मुझे रुला दिया। माँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही जिससे मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। माता पिता पहला संतान, मैं निराश नहीं कर सकता। उस समय हमने ठान लिया कि देखो, जीते या हारे, हमें इस लड़के का साथ देना ही होगा। ऐसा लगता है कि यही उसकी मर्जी है। ही फाउंड मुay थाई जिम, और उसके बाद उसने कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। फिर 6 हफ्ते बाद मेरी पहली फाइट हुई, और फिर जब मैं रिंग में गया और वो जोश महसूस किया तो मैं उसमें पूरी तरह डूब गया। बस वही था। मुझे लगता है तब से मैं बस उसी एहसास के पीछे भाग रहा हूँ। और चीनी लोगों ने मुझे एक जर्नी मैन के तौर पर बुलाया, एक लंबा काला आदमी। जब आप चीन के ग्रामीण इलाकों में होते हैं तो लोग आपको लगातार घूरते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे एक नाम दिया, आप जानते हैं, निश्चित रूप से, हाइलोंग। इसका मतलब होता है काला ड्रैगन। नमस्ते, मैं काला ड्रैगन हूँ। और जब भी मैं लड़ता था मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं जैकी चैन हूँ। एक बात, मैंने अपनी पहली हार से पहले 400 फाइट्स जीती। तुमने काफी चर्चा बना ली थी बाहर। तुमने किक बॉक्सिंग में कुछ चर्चा बनाई, MMA में भी चर्चा बनाई, लेकिन इंटरनेट पे तो बहुत ज्यादा चर्चा बना ली थी। हाँ, तुम पर बहुत सारे हाईलाइट वीडियो बनाए गए और लोग कहने लगे, ओह इस बंदे को देखो। हाँ, मैंने अपना समय लिया, दुनिया भर में फाइट की, अलग अलग बॉडी टाइप्स, अलग अलग स्टाइल्स के साथ लड़ा। फिर उसके जीवन में एंट्री होती है उसके सबसे बड़े एनिमी, फेलियर और खतरे की, एलेक्स पोटान परेरा, द हैंड्स ऑफ स्टोन्स की। ये पहली बार हो रहा था कि ये दोनों योद्धा पहली बार एक दूसरे के सामने आ रहे थे। फाइट बहुत जबरदस्त चली और इजी को पूरा यकीन था कि इस फाइट को वो ही जीतेगा। लेकिन जजेस की कुछ और ही प्लानिंग थी। लेकिन ऑडियंस को लगा कि ये एक फाइट रॉबरी है। लेकिन फिर 1 साल बाद फिर से उनका रीमैच हुआ और ये टाइम था ब्लैक ड्रैगन का रेवेंज टाइम। लेकिन इजी के बहुत से एफर्ट के बावजूद भी इजी की जिंदगी का सबसे बड़ा डर सच हो गया। एलेक्स पेरेरा ने इजी को नॉकआउट कर दिया था। लेकिन इजी ने फिर भी हार नहीं मानी और आगे बढ़ता गया। फिर फाइनली उसकी एंट्री होती है UFC में। और फिर आखिरकार मुझे लगता है कि UFC ने कहा, ठीक है तुम क्या चाहते हो, चलो आओ, चलो आगे बढ़ते हैं। इजी एक ही साल में 4 फाइट करता है और सबको जीत लेता है। मैं वहां गया ऊपर, मैं मेन इवेंट नहीं था, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मैंने शो चुरा लिया था। और अब इजी का ये टाइम था ब्लैक ड्रैगन से स्टाइल बेंडर बनने का। लेकिन अब वो अपने सबसे बड़े कंपटीशन का सामना करने वाला था, द स्पाइडर एंडरसन सिल्वा का। एंडरसन सिल्वा इस फाइट के लिए एलेक्स पेरेरा की मदद लेता है। मैंने कोशिश की कि एलेक्स ने मुझे एंडरसन सिल्वर के बारे में बताया, आत्मसात करूं। एक पल के लिए मैं बस यही सोच रहा था, ओश टी, मैं एकदम इनोसेंट सिल्वो से लड़ रहा हूँ। नहीं, और फिर लड़ाई के बाद का वो पल जब उसने बस इतना ही कहा, हाँ अब ये तुम्हारा है। और फिर एंडरसन सिल्वा की विशेष के साथ इजी UFC में तूफान की तरह छा गया। फिर UFC में एंट्री होती है एलेक्स पेरेरा की। नमस्ते दोस्तों, अब यह आधिकारिक है। UFC धन्यवाद। मैं इस परिवार का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। आगे बढ़ो। और वो UFC की मिडिल वेट डिवीजन में एक अजीब सी हलचल मचा देता है। और फिर वो मोमेंट आता है जब इजी को अपने पास्ट का एक बार फिर से सामना करना पड़ता है। क्या ये तुम्हारे लिए व्यक्तिगत है? हाँ है, क्योंकि ये मेरे और मेरी विरासत के बारे में है। ये इतिहास को फिर से लिखने के बारे में है, भले ही ये इतिहास ही है। मैं इतिहास का एक नया रास्ता लिख रहा हूँ और लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं वास्तव में क्या कर सकता हूँ।
Make no mistake about it. This is his world. This is his house. Oh, he hurt him! And now right! Adesanya's on his way, the champion! Pereira trying to close! और इस फाइट में एलेक्स पेरेरा इजी को एक बार फिर से नॉकआउट कर देता है और पूरी दुनिया को साबित कर देता है कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब ये मामला एकदम पूरी तरह से पर्सनल हो चुका था और इजी एक साल बाद फिर से लौटता है, लेकिन अब की बार वो सीधा ये किस्सा पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए आता है। I hope every one of you behind the screens on this arena can feel this level of happiness when they knock you down, when they try on you, when they talk about you, and they try to put their foot on your neck. If you stay down, you will never ever get that resolve. Fortify your mind and feel this level of happiness as you rise. लेकिन अब समय होता है इजी के एरा की एंडिंग का। इसके बाद इजी 3 और फाइट्स करता है और वो ये तीनों फाइट्स हार जाता है, लेकिन आज भी बहुत से लोग और इजी खुद भी हिंट्स देते हैं कि वो एक दिन जरूर कमबैक करेंगे।